डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती पाठ 8 का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। स्वाध्याय सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। 11th स्टैंडर्ड के अन्य वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने चैनल पर साइकोलॉजी की भी वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हैं, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ 8 तत्सत, जिसे ज्ञानेंद्र कुमार जी ने लिखा है। आकलन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़दादा के अनुसार आदमी कैसे होते हैं। बड़दादा जो वहाँ पर थे जंगल में, उन्होंने आदमियों के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बताया है, ये हमें लिखना है। उन्होंने बताया उनके अनुसार क्या होता है कि आदमियों में पत्ते नहीं होते, उनमें तना ही तना होता है, और जो तने की दो शाखाएं पर ये आदमी चलते चलते चले जाते हैं। वन के बारे में इसने क्या कहा। सेकंड क्वेश्चन है, बड़दादा ने वन के बारे में क्या कहा है। बड़दादा जो है वो कहते हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इतना एज का हो गया हूँ, मैंने यहाँ पर इतनी अपनी लाइफ स्पेंड करी, पर मैंने उस भयावने वन को कभी नहीं देखा। उस डेंजरस वन को कभी नहीं देखा है। मैंने क्या क्या देखा है, मैंने शेर देखा, चीता देखा, भालू देखा, भेड़िया देखा, पर ये जो वन नामक जानवर है, इस नाम के कोई भी एनिमल को, वन नाम के किसी भी एनिमल को मैंने यहाँ पर नहीं देखा। फिर जब घास से पूछा गया तो घास ने क्या कहा। घास ने कहा कि मैं वन को नहीं जानती हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वन कौन है, मैं तो केवल लोगों की जड़ों को ही जानती हूँ। फिर आया शेर। शेर से भी पूछा गया कि क्या आप वन के बारे में जानते हैं, तो शेर ने दहाड़ कर कहा। शेर अपनी दहाड़ मारता है ना, ही रोर्स, तो उसने क्या कहा, लाओ सामने उस वन को, मेरे सामने अगर आप उस वन को ले आओगे तो मैं उसको चीड़ फाड़ कर भी रख दूँगा मेरे सामने। भला वह क्या हो सकता है, वन कौन है, क्या है, मैं ही सबसे ग्रेट हूँ ना। तो तुमने ये कैसे बताया कि वन भी है और वन आसपास ही रहता है। आप सब निर्भय रहिए कि आप डोंट बी अफ्रेड ऑफ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन कोई भी नहीं होता, वो कहीं भी नहीं होता। जब मैं इस जगह पर हूँ तो आपको किसी और भी खटके कुक से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घास की विशेषताएं बताना है कि घास की विशेषता क्या होती है। अब हम चलते हैं घास की विशेषताओं की तरफ। घास की विशेषता क्या है कि घास ये सब जगह होती है, एवरीवेयर। आप जहाँ भी देखेंगे जंगल, वन, फॉरेस्ट में घास आपको दिखाई देगी, वो सभी जगह फैली हुई है, बहुत ही व्याप्त है, बहुत बड़ी जगह में फैली होती है, और वह लोगों की जड़ों को ही जानती है। पद तल के स्पर्श से उसका अनुभव करती है, जो हमारे फुटस्टेप्स हैं उसके जो उनका टच है, उसके टच से ही वो हमें जानती है, हमारा अनुभव करती है, हमारे एक्सपीरियंस वो उस हमारे फुट स्टेप्स के टच से लेती है। जब उसके सर पर कोई ज़ोर से चलता है, कोई ताकतवर इंसान चलता है, तो वो उस समझती है कि ये जो है एक बहुत ही ताकतवर इंसान है। उसको ये एविडेंस, उसको प्रूफ मिल जाता है कि ये एक ताकतवर इंसान है अगर हम उसके ऊपर से ज़ोर से चलेंगे। और अगर हम धीमे धीमे से हमारे फुटस्टेप लेते हैं, आसानी से चलते हैं, तो उसको क्या लगता है कि ये बहुत ही दुखियारा इंसान चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा की तरफ। शब्द संपदा में क्या करना है, हमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या लिखनी है। आपके सामने शब्द दिए हैं तो वो पर्यायवाची शब्द, उसके लिए जितने राइट शब्द हैं उन राइट शब्दों की आपको संख्या आगे बॉक्स में लिखनी है। तो पहले दिया है बादल। बादल का पर्यायवाची है पयोधर, नीरज, जलज, तो इसकी संख्या हुई 3। भौरा का आएगा भ्रमर, षटपद, भंवर, तो इसकी भी संख्या हुई 3। धरा की है अवनी, तो इसकी संख्या है 1। अरण्य, वन, विपिन, जंगल, कानन, इसकी संख्या हुई 4। अनुपम का है अनोखा, अद्वितीय, अनूठा, तो इसकी संख्या कितनी हुई 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द तैयार कर उपसर्ग के अनुसार उसका वर्गीकरण करना है। तो जिस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में एक कॉलम दिया गया है, मैंने भी आपके लिए बनाया है। पहला है क्रमांक, उपसर्ग, मूल शब्द और शब्द। तो गैर ये उपसर्ग है,
गैर जिम्मेदार शब्द आ गया गैर जिम्मेदार। ना उपसर्ग है कामयाब, मूल शब्द आया नाकामयाब। अ उपसर्ग मूल शब्द न्याय अन्याय। अप उपसर्ग मूल शब्द मान अपमान। अव उपसर्ग मूल शब्द गुण है अवगुण। ना उपसर्ग है मूल शब्द मंजूर है नामंजूर। बे उपसर्ग मूल शब्द मेल बेमेल। अब ये उपसर्ग है मूल शब्द यश अपयश। अ उपसर्ग मूल शब्द संग असंग। अ उपसर्ग मूल शब्द सत्य असत्य। अब आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की तरफ कि अभ्यारण्यों की आवश्यकता इस विषय पर हमें अपने विचार लिखने हैं। अभ्यारण्य का मतलब होता है सेंचुरीज। जो सेंचुरीज है अभ्यारण्य अर्थात सेंचुरीज, तो सेंचुरीज के विषय में हमें अपने विचार लिखने पड़ेंगे कि उनकी आवश्यकता क्यों हुई। वनों की अंधाधुंध कटाई पर जो हमारे फॉरेस्ट हैं हम उसको बिना सोचे समझे इरैशनली, मतलब कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, बिना सोचे समझे उसको कटाई करते जा रहे हैं, उसको कट करते जा रहे हैं। किसको? वनों को, फॉरेस्ट को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने रहने तो फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं? बिना सोचे समझे कट करते चले जा रहे हैं। उनको काट कर हम अपने लिए जगह बनाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन लेते हैं, बड़े बड़े मॉल तैयार कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको बेघर होना पड़ रहा है। उनका होम हम ले रहे हैं, वो होमलेस होते जा रहे हैं। तो उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए, उनको भी रहने के लिए स्थान चाहिए। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए जो वायलेंट एनिमल्स हैं वो उनको मारते हैं। तो उनसे बचने के लिए, उनकी उससे प्रोटेक्शन के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने भोजन के लिए वो क्या करते हैं, जंगल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में वो कभी कभी हमारे लिए ख़तरा बन जाते हैं, हमारे पर अटैक कर सकते हैं। और कभी कभी जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी भी जो अच्छी खासी फसल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में इन प्राणियों के लिए हमें एक सेंचुरी बनानी पड़ी। उनको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, हमें अभ्यारण्य तैयार करने की आवश्यकता है ताकि हम उनको भी संरक्षण दे सकें और अपने खुद का भी संरक्षण कर सकें। अभ्यारण्य के माध्यम से इन प्राणियों को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ये जो प्रजातियां, ये जो स्पीशीज़ हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, आजकल मिसिंग है, दुर्लभ होती जा रही हैं, उसको बचाने का कार्य भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स के लिए सेंचुरीज बनाकर कर सकते हैं और अपना भी प्रोटेक्शन हम इनसे कर सकते हैं। आगे है पर्यावरण, और हम इस विषय पर अपना मत हमें रखना है कि पर्यावरण जो है, जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही गहरा है, डीप रिलेशन में है हम। किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट से ही हमें प्योर वाटर, प्योर जो हमारा फूड है, प्योर एयर, मेडिसिन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। हम जो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो फिज़िकल एडवांटेज उठाते हैं, वो सब क्या करते हैं, हम उसका उपयोग अधिक मात्रा में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमारी जो भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग जो हम लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है? उसका इफ़ेक्ट हमारे ही पर्यावरण पर पड़ रहा है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उत्पन्न होने लगी हैं। हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा पर्यावरण हमसे ही इफ़ेक्ट हो रहा है। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसका प्रभाव सीधे पर्यावरण पर पड़ता है और वो पर्यावरण हमारा दूषित हो जाता है, जिसका समस्या हमारे सामने आने लगती है। उससे पर्यावरण से रिलेटेड हम कई प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। हमारा ये ड्यूटी बनती है, हमारी ये सोशल ड्यूटी है, सामाजिक दायित्व है कि हम पर्यावरण को बैलेंस रखें, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखें, उसको कंजर्व करें। पर्यावरण का प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने वनों की कटाई जो है उसको रोकना पड़ेगा। जो हमारे फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, जो एयर को पोल्यूट करता है, उसे रोकना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन के लिए भी रोकथाम करनी पड़ेगी। वाटर पोल्यूशन के लिए, गंदे पानी के लिए अलग नाली बनानी पड़ेगी, कचरे के लिए अलग नाली पड़ेगी। पर्यावरण हमें एक कवच, सुरक्षा कवच प्रदान करता है, एक शील्ड की तरह वो हमें प्रोटेक्शन देता है
तो अगर वो हमें प्रोटेक्शन देता है तो इसकी सुरक्षा करना हमारा ही उत्तरदायित्व है, हमारी ही ड्यूटी है। अब पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें टिप्पणी लिखनी है कि बड़दादा के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है कि बड़दादा कैसे थे। तो बड़दादा क्या थे? बड़दादा वो एक ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़े आदमी थे वहाँ के, जंगल के ओल्डेस्ट मैन। वो बहुत ही क्लेवर भी थे और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। वे सभी के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, वो सभी के साथ प्रेम से रहते थे, उनकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी थी। इसीलिए सभी लोग आके बड़दादा बड़दादा कहकर उन्हीं से सब कुछ पूछते थे और वो उनको सब कुछ बताते थे। उनकी छाया में आकर हंटर्स, जो शिकारी होते थे, वो भी बैठते थे, रेस्ट लेते थे और जो भी मामला, जो भी केस या जो भी हम कहें, जो भी मामला, जो भी केस होता था, वो ना उसको पीसफुली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे, शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटाने का प्रयास करते थे, ट्राई करते थे कि सब कुछ जो है पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाए। और जब शाम होती थी तो वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें मौन रहना ही पसंद था। वन के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, दूसरे प्राणियों से, दूसरे एनिमल से ट्राई कर रहे थे वन के बारे में पूछने की कि कोई बता सकता है कि वन क्या है, कैसा है, कौन है। लेकिन बाद में एट लास्ट उनको भी ये पता चलता है कि सर्वशक्तिमान जो है वो ऑलमाइटी गॉड ही है और उसके एग्जिस्टेंस को हमें स्वीकार करना ही होगा, वही एक सत्य है। आगे है सिंह। सिंह जो है सभी पशुओं का राजा है, ये आप जानते हैं कि इज़ द किंग ऑफ एनिमल, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ एवरी एनिमल, वो राजा है वहाँ का। तो वो बहुत ही पराक्रमी होता है। उसकी रोर, उसकी गर्जना से सारी दिशाएं, जो सभी डायरेक्शन बोलते हैं ना, वो भी कांपने लगती हैं। बड़दादा के देह के पत्र, जो बड़दादा है उनके जो शरीर है, जो स्टेम है, उसमें जो छोटे छोटे कब्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी चींची करने लगते हैं और उनकी गर्जना सुन के वो भी खड़खड़ खड़खड़, जो उनके पत्ते हैं वो भी हिलने लगते हैं। उनके अनुसार कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मनुष्य जैसा चालाक जीव कौन है? मनुष्य है। सिंह की गर्जना से उसके शरीर के पत्ते हिलने लगते हैं, शावक डरने लगते हैं। और सिंह के अनुसार, सिंह क्या कहता है कि मेरे अनुसार जो है ना, मनुष्य जैसा चालाक कोई जीव ही नहीं है। वो मनुष्य को बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो बहुत ही चालाक है और उसका मांस खाना भी वो बहुत पसंद करता है। इसीलिए किसी को डरने की उससे आवश्यकता नहीं है। किससे? मनुष्य से, क्योंकि सिंह उसको भी खा सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप उससे मत डरिए, जब तक मैं हूँ आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं बाज़ की तरफ। बाज़ क्या है? एक रिक्त होता है, अंदर से खोखला होता है, ब्लैंक होता है। ज़रा सी भी हवा आती है तो वो खड़खड़ खड़खड़ करने लगता है। उसकी बोली कैसी है? बहुत ही शार्प बोलता है। वो घना नहीं है, वो बहुत सीधे चला जाता है, इसलिए उसको झुकना नहीं आता है। अब हम तत्सत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करेंगे। तत्सत शीर्षक यहाँ इस पाठ के लिए बिल्कुल सार्थक क्यों है? तो प्रस्तुत पाठ में जो लेखक बताते हैं कि इस सृष्टि का, इस नेचर का, सभी जीवों का अस्तित्व क्या है? मीनिंगफुल अस्तित्व है। जो हम सभी जीव यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं तो किसी न किसी कारण से करते हैं। सबका अपना अपना कुछ न कुछ मीनिंग है, अपना अर्थपूर्ण अस्तित्व यहाँ पर है। जिस तरह से मनुष्य इस सृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस नेचर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा मनुष्य है, जो उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, उसी तरह से दूसरे जो लोग हैं, वन में मौजूद क्रिएचर्स हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनको भी इस सृष्टि ने अपना इम्पोर्टेंस दिया है। वो भी अपने जीवन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर इंसान जो है अपने जीवन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रकृति के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, सभी का अपना अस्तित्व है जो कि अर्थपूर्ण है। अंत में हम सभी को क्या करना पड़ता है? हमको सभी को सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है कि ईश्वर जो है वही सत्य है, वही सत्य है। वही सत्य है का मतलब वही यहाँ पर किसको मेंशन किया गया है? ईश्वर को। ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही क्या है? संपूर्ण विश्व पर शासन करता है। उसका अपना एक अस्तित्व है जो सदा है और सदा के लिए रहेगा। और ईश्वर की प्रकृति
ईश्वर ने ही प्रकृति को एक अद्भुत और अनुपम बनाया है, इसलिए हमें किसकी सार्थकता को अपनाना पड़ेगा कि ईश्वर ही सत्य है, वो सर्वव्यापी है। ठीक है, इसीलिए ये जो शीर्षक है तत्सत वह बिल्कुल सार्थक। आगे बढ़ते हैं साहित्य संबंधी जानकारी की तरफ। तो कहानीकारों के नाम हमें बताने हैं कि अन्य कहानीकारों के नाम क्या हैं। प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव प्रसाद सिंह, देवकीनंदन खत्री, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, रांगे राघव आदि, ये सब कौन है? ये सब कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार जी की कहानियों की विशेषता क्या थी? तो उनकी कहानी की विशेषता क्या है? उनकी कहानियाँ जो है मानवीय संवेदना और जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती हैं। मनोरंजन के साथ साथ उसमें क्या है, घटना का भी चित्रण देखने को मिलता है। मनोरंजन भी है और घटना भी देखने को मिलती है। जीवन की, हमारे जीवन की जो, हमारी लाइफ की जो समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी हमें समाधान मिलता है। समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, जो हमारी सोसाइटी में रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त करके श्रेष्ठ समाज, अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी की स्थापना करना इनकी कहानियों का क्या है, मुख्य उद्देश्य रहा है। अब हमें लिखना है हास्य की पंक्तियाँ लिखना है ना। हास्य रस की 2 पंक्ति लिखनी है और वात्सल्य रस की पंक्ति लिखनी है। तो पंक्ति मैंने आपके लिए लिखी है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसमें हास्य रस की अनुभूति हो रही है कि तंबूरा लेकर तो प्रेम प्रताप मंच पर बैठे थे, उनको साज लेने में 15 मिनट लगे और उन्होंने घंटा भर आलाप लिया। जब घंटा भर आलाप लिया तो राग में उसके बाद गोता मारा। तब तक तो धीरे धीरे क्या हो गया था, जो श्रोता थे, ऑडियंस थी, वो भी खिसक चुकी थी। आगे बढ़ते वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम वही होता है जो माँ अपने बच्चे से करती है, जो आपको जसोदा मैया और कृष्ण के प्रेम में भी देखने को मिलता है। तो जसोदा हरि पालें झुलावें, हलरावें दुलराई, मल्हावें जोई सोई कुछ गावें। तो ये प्रेम जो जसोदा मैया का है, यशोदा का है कृष्ण के प्रति, इन दोनों पंक्तियों से झलकता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा पाठ है समाप्त होता है। इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अन्य एक्सरसाइज की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और एक साइकोलॉजी का भी वीडियो अपलोड किया है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो हम उसके ऊपर जो ब्रीफ आंसर्स हैं वो भी बना के आपको देंगे। तो आप स्टडी करते रहिए और धन्यवाद।